हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका अनअकैडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने नेशनलिज्म इन इंडिया टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया था बेटा। तो आज हम इसके कुछ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे, यानी कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और साथ के साथ हम इसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि कैसे कैसे इसमें से एग्जाम में सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा एनसीईआरटी सवालों के बारे में, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, नेशनलिज्म इन इंडिया यानी कि राष्ट्रवाद भारत के अंदर, उस चैप्टर को हम समझने की कोशिश करेंगे। एनसीईआरटी के सवाल हम देखते हैं बेटा। सबसे पहला सवाल क्या है कि व्हाई द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द कॉलोनीज इज लिंक्ड टू एन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, यानी कि जो नेशनलिज्म की भावना बढ़ती जा रही थी बेटा कॉलोनीज में, वो किस तरीके से ब्रिटिशर्स के खिलाफ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट की तरह काम कर रही थी। देखिए बेटा, पीपल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कॉलोनियलिज्म। देखिए, लोगों के बीच में यूनिटी बढ़ती जा रही थी बेटा, क्योंकि लोग परेशान किससे थे बेटा, कॉलोनियल से थे, यानी कि कॉलोनियल ब्रिटिशर से परेशान थे बेटा। तो उनके खिलाफ क्या होता है बेटा, जब वो स्ट्रगल कर रहे थे तो लोगों के बीच में क्या बढ़ती जा रही थी बेटा, यूनिटी बढ़ती जा रही थी। द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनियलिज्म प्रोवाइड अ शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड मेनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। और सभी क्लासेस के लोग ऑप्रेस्ड फील कर रहे थे बेटा ब्रिटिशर्स से। इसी वजह से बेटा जो सेंस था, मतलब सभी लोग ऑप्रेस्ड फील कर रहे थे बेटा कॉलोनिज्म के अंदर, तो उससे क्या हुआ बेटा, सभी लोगों ने मिलकर एक बॉन्ड को शेयर किया बेटा, और डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स क्या हुए बेटा, एक हुए। बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल दैट इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनिज्म डिफरेंटली। लेकिन हर एक क्लास और हर एक ग्रुप ने कॉलोनिज्म के इफेक्ट को अलग अलग तरीके से फेयर किया, है ना, फील किया। सबके एक्सपीरियंसेस क्या थे बेटा, अलग अलग थे। सबके लिए फ्रीडम के जो मायने थे बेटा, वो भी क्या थे, अलग अलग थे। जो कांग्रेस थी महात्मा गांधी के अंडर में, उन्होंने इन सभी ग्रुप्स को कोशिश की बेटा एक करने की, एक मूवमेंट के साथ। बट यूनिटी डिड नॉट एमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन यूनिटी सभी के बीच में नहीं आ पाई। जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट चालू किया गया था, ठीक है। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेशन नहीं किया था, दलितों ने पार्टिसिपेशन नहीं किया था। तो हाँ, हर एक इंडिविजुअल के लिए आजादी का मतलब अलग था, और सप्रेस भी क्या था बेटे, सब अलग अलग। क्लियर। सेकंड देखते हैं, हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने किस तरीके से नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी को इंडिया में इंक्रीज किया। देखिए बेटा, वॉर से क्या हुआ था, इंडिया के अंदर एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन आई थी। क्या हुई थी बेटा, जब वॉर हो रहा था तो उससे डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गए थे बेटा, और उस डिफेंस एक्सपेंडिचर को पूरा किया बेटा गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्स को बढ़ा के कस्टम ड्यूटीज लगाई गई, और इनकम टैक्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया। गांव में से लोगों की फोर्स रिक्रूटमेंट करी गई बेटा, यानी कि गांव से लोगों को उठा उठा के जबरदस्ती आर्मी में भर्ती किया गया, जिससे लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो गए, ठीक है। क्रॉप फेलियर हो गई बेटा, और क्रॉप फेलियर होने की वजह से फूड की शॉर्टेज हो गई, जिससे कि 12 से 13 मिलियन लोग जो है बेटा, इससे क्या हुए बेटा, मर गए इस भुखमरी से या इस अकाल से। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी लोगों के दिलों में बड़ी बेटा, और लोगों ने ब्रिटिशर से आजादी पाने की कोशिश करी। ये इसमें आप आंसर लिख सकते हैं। थर्ड सवाल क्या है बेटा, वाई वर इंडियंस आउटरेज बाय द रोलेट एक्ट, कि इंडियंस जो है रोलेट एक्ट के खिलाफ क्यों थे बेटा। देखिए, रोलेट एक्ट आया था बेटा कब, मार्च 1919 में, और ये एक्ट दिया गया था सर जेम्स रोलेट के जरिए। किसके जरिए किया गया था बेटा, सर जेम्स रोलेट। इसलिए से क्या कहा गया बेटा, रोलेट एक्ट कहा गया। ये रोलेट एक्ट जल्दीबाजी में पास किया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जरिए, ठीक है। और ये इंडियन मेंबर्स के पूरी तरीके से खिलाफ था। कैसे खिलाफ था, इसने गवर्नमेंट को पूरी पावर्स दे दी थी कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज को सप्रेस कर सकती है, और जो भी इंडिविजुअल सरकार के खिलाफ बोलेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा, तो उसे पुलिस क्या कर सकती है बेटा, बिना किसी ट्रायल के 2 साल तक जेल में डाल देगी। यानी कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी अगर कुछ भी एक्टिविटी करता पाया गया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी अगर कुछ भी बोलता हुआ नजर आया, तो उसे बिना कोर्ट में जज साहब के सामने पेश किए बिना ही उसे 2 साल के लिए क्या कर दिया जाएगा बेटा, जेल में डाल दिया जाएगा। और इसीलिए इस कानून को ब्लैक लॉ भी कहा था बेटा। किन्होंने, महात्मा गांधी ने से क्या कहा था बेटा, ब्लैक लॉ कहा था, जिसे हम क्या बोलते हैं, काला कानून। क्या कहा गया था बेटा, ऐसे महात्मा गांधी के जरिए काला कानून भी से कहा गया था। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, वाई गांधी जी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये सभी को पता है बेटा कि 4 फरवरी 1922 को यूपी के अंदर, गोरखपुर जिले के अंदर, चौरी चौरा गांव के अंदर क्या हुआ था बेटा, काफी सारे लोगों ने मिलकर क्या किया था बेटा, स्पेशली क्या किया था बेटा, पुलिस स्टेशन पर अटैक कर दिया था। 22 पुलिस वाले मारे गए थे, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की जगह पे जगह जगह पे क्या होने लग गए थे बेटा, हिंसा बढ़ने लग गई थी। और इस बढ़ती हुई हिंसा को देख के, क्योंकि महात्मा गांधी जो है वो अहिंसावादी आदमी थे, नॉन वायलेंट आदमी थे बेटा, हिंसा वो पसंद नहीं करते थे। इस बढ़ती हुई हिंसा को देख के महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद करने का फैसला किया था। क्लियर है बेटा। चलिए, व्हाट इज मेंट बाय द आइडिया ऑफ द सत्याग्रह, ये भी हमने पढ़ा हुआ है बेटा कि सत्याग्रह क्या है, इन सर्च ऑफ ट्रूथ। अगर आप सामने वाले को सच की शक्ति दिखा दोगे तो आप बड़ी से बड़ी बैटल को जीत सकते हो। पावर ऑफ ट्रूथ का इस्तेमाल करना है, पावर ऑफ नॉन वायलेंस का इस्तेमाल करना है। अगर आप
इंडिविजुअल को या सामने वाले इंडिविजुअल को सच की शक्ति दिखा देते हो या सच दिखा देते हो तो बिना हिंसा का प्रयोग किए हुए भी आप बड़ी से बड़ी बैटल को क्या कर सकते हो बेटा, जीत सकते हो। और वही सारी चीजें यहां पे लिखी हुई है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि आपको अपने विरोधी से जीतने के लिए फिजिकल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको उसे क्या दिखाना पड़ेगा बेटा, ट्रुथ दिखाना पड़ेगा, सच की शक्ति दिखानी पड़ेगी, इंडिविजुअल अपने आप ही क्या कर देगा बेटा, सरेंडर कर देगा। राइट एंड न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन जलियांवाला बाग मैसेकर। अब जलियांवाला बाग मैसेकर क्यों हुआ था बेटा, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था बेटा, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था अमृतसर के अंदर बेटा। काफी सारे लोग जलियांवाला बाग के अंदर इकट्ठे हुए थे। इस टाइम पे अमृतसर के अंदर मार्शल लॉ लगा हुआ था। पंजाब और हरियाणा के काफी सारे लोग इसमें आए थे बेटा बैसाखी के फेयर को मनाने के लिए और साथ के साथ रेप्रेसिव मेजर्स के खिलाफ बातचीत करने के लिए, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि यहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ है। जब ये बात पता लगी जनरल डायर को बेटा, तो जनरल डायर आर्मी के साथ पहुंचता है और यहाँ पे क्या करता है, सभी एग्जिट्स को ब्लॉक कर देता है और लोगों के ऊपर ओपन फायर कर देता है, जिसमें काफी 100 लोग क्या किए जाते हैं बेटा, मारे जाते हैं। और लोगों के दिलों में डर का माहौल पैदा करने के लिए जनरल डायर ऐसा करता है बेटा। लेकिन बाद में इस इंसिडेंट की वजह से पूरा भारत क्या हो जाता है बेटा, एक तरह से भारत में भूचाल आ जाता है बेटा और हर जगह पे हिंसा वाली घटना क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। क्लियर बेटा, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन आपको पता है बेटा इंडिया में कब आया था, 1928 में। और जब 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आया तो हम भारतीयों ने उसका कैसे स्वागत किया बेटा, गो बैक साइमन, साइमन क्या करो, वापस से जाओ। क्लियर है बेटा, ठीक है। अब साइमन कमीशन ने हम इंडियंस के ऊपर जीत पाने के लिए इस टाइम पे जो वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन के, उन्होंने क्या बोला कि 1929 में क्या बोला कि बेटा डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा इंडिया को। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोग बनाएंगे, लेकिन राजा कौन रहेगा, हमारा विदेशी ही रहेगा। और इस तरीके से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, सॉरी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमें बुलाया गया। ठीक है, समझ रहे बेटा, हमें फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया, लेकिन इस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं, तो कांग्रेस लीडर्स में सेटिस्फाई नहीं हो पाए थे, तो साइमन कमीशन का साइमन गो बैक ना करके नारा दिया गया था। कंपेयर द इमेजेस ऑफ भारत माता इन दिस चैप्टर विद द इमेज ऑफ जर्मेनियन चैप्टर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप में हम पढ़ के आए हैं। जर्मनी की कौन थी फीमेल एलिगरी बेटा, जर्मेनिया। ठीक है, ये इमेज बनाई गई थी फिलिप वेल्ट के जरिए बेटा। इनके एक हाथ में स्वॉर्ड यानी कि तलवार थी और दूसरा हाथ में क्या था बेटा, फ्लैग था। और जर्मनिया ने क्राउन पहन रखा था बेटा ओक लीव्स का, और ओक दिखाता है बेटा नायकपन को यानी कि हीरोइज्म को। और भारत माता से अगर हम कंपेयर करें तो भारत माता जो है इंडिया की फीमेल एलिगरी है, जिसकी पेंटिंग बनाई गई थी अभिनंदन टैगोर के जरिए 1905 में। इनके हाथ में एक त्रिशूल है बेटा, इनके पीछे एक शेर देखने को मिलेगा और आपको एलिफेंट देखने को मिलेगा, जो कि पावर और अथॉरिटी को क्या करता है बेटा, रिप्रेजेंट करता है। एक हाथ में त्रिशूल है, तिरंगा है, लाइन है और एलिफेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये कंपैरिजन है जर्मेनिया का भारत माता के साथ। क्लियर बेटा, लिस्ट ऑल द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स व्हिच जॉइंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ 1921, देन चूज एनी 3 एंड राइट अबाउट देयर होप्स एंड स्ट्रगल टू शो व्हाई दे जॉइंड द मूवमेंट। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो बेटा, इसमें आप क्या लिख सकते हो बेटा आंसर, इसमें एक आप आंसर लिख सकते हो बेटा अवध का पीजेंट मूवमेंट लिख सकते हो बेटा, कि अवध का जो पीजेंट मूवमेंट था उसमें लोगों की क्या डिमांड थी बेटा, कि जो तलुकदार और जमींदार उनसे ज्यादा टैक्स वसूल कर रहे हैं उसमें उनको रिलैक्सेशन दिया जाए। और इसको लीड कौन कर रहे थे बेटा, बाबा रामचंद्र लीड कर रहे थे। ठीक है, ये एक चीज आप इसके अंदर क्या कर सकते हो बेटा, आंसर लिख सकते हो। दूसरा आप क्या लिख सकते हो बेटा, ट्राइबल मूवमेंट्स के बारे में लिख सकते हो। ट्राइबल मूवमेंट्स कहां पे हुआ था बेटा, गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश में हुआ था। याद आ रहा है बेटा ट्राइबल मूवमेंट कहां पे हुआ था, ट्राइबल मूवमेंट हुआ था गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। कहां पे हुआ था बेटा, गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। जिसे लीड किसने किया था बेटा, जिसे लीड किया था बेटा हमारे किसने, अलूरी सीताराम राजू ने। याद आ रहा है बेटा, ये आप लिख सकते हो इसमें। और आप इसमें है ना, और मूवमेंट इन द टाउन्स भी आप लिख सकते हो कि शहरों में किस तरीके से लोगों ने स्कूल जाना बंद कर दिया था और ऑफिशियल्स ने ऑफिस में जाना बंद कर दिया था, वो चीज आप इसमें लिख सकते हो। इससे क्या हो जाएगा, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और सबके लिए स्वराज की डेफिनेशन क्या थी बेटा, अलग अलग थी। क्लियर है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। डिस्कस द सॉल्ट मार्च टू मेक क्लियर व्हाई इट इज मोर इफेक्टिव सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। देखिए बेटा सॉल्ट मार्च क्या था बेटा, सॉल्ट जो है एक बेसिक नेसेसिटी थी जो हर एक इंडिविजुअल कंज्यूम करता है बेटा। और इसकी शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 से। 12 मार्च 1930 से इसकी शुरुआत हुई थी बेटा, कहां से, साबरमती गुजरात से। साबरमती आश्रम गुजरात से इसकी शुरुआत हुई थी बेटा। महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत करी थी साबरमती गुजरात से। और कहां पहुंचे थे ये, 6 अप्रैल 1930 को। कहां पहुंचे थे बेटा, 6 अप्रैल 1930 को ये पहुंचे थे कहां पे बेटा, डांडी गुजरात में। कहां पे पहुंचे थे बेटा, डांडी गुजरात में पहुंचे थे। और डांडी में जाके उन्होंने क्या किया था बेटा, सॉल्ट टैक्स को एबोलिश किया था। ठीक है बेटा, सॉल्ट टैक्स को क्या किया था बेटा, एबोलिश किया था। अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ चले थे बेटा ये। हाउ मेनी वॉलंटियर्स बेटा, 78 वॉलंटियर्स के साथ चले थे बेटा ये। 240 मील्स है ना, कितना सफर था बेटा, 240 मील्स का सफर था बेटा। ठीक है, 10 मील रोजाना चलते थे बेटा ये। तब जाके 12 मार्च से 6 अप्रैल को महात्मा गांधी वहां पे पहुंच पाए और डांडी में पहुंच के सॉल्ट टैक्स को एबोलिश किया। और इसी से शुरुआत हुई बेटा किसकी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत यहीं से मानी जाती है।
Why did political leaders differ sharply over the question of separate electorate? पॉलिटिकल लीडर्स क्यों खिलाफ थे बेटा सेपरेट इलेक्टोरेट के? बिकॉज इट डिसइंटीग्रेट द कंट्री। क्या करता है बेटा, सेपरेट इलेक्टोरेट की अगर डिमांड करते हैं तो इससे क्या होता है बेटा, कंट्री डिसइंटीग्रेट हो जाती है। लेकिन देखिए बी आर अम्बेडकर थे जो डिप्रेस क्लास एसोसिएशन का जिन्होंने फॉर्म किया था, वो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे थे क्योंकि उनके दिल में डर था कि कल से मेजोरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी को सप्रेस ना कर दे। मुस्लिम लीग के जो लीडर थे इस टाइम पे मोहम्मद अली जिन्ना जो थे बेटा, उन्होंने भी क्या किया, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करी क्योंकि उनके दिलों में भी ये डर था कि कहीं जो है मेजोरिटी जो है माइनॉरिटी के कल्चर को, लैंग्वेज को या कल्चर ट्रेडिशंस को सप्रेस ना कर दे। तो इसलिए जो पॉलिटिकल लीडर्स थे बेटा वो सेपरेट इलेक्टोरेट की क्या कर रहे थे बेटा, डिमांड कर रहे थे। तो ये भी आप क्या कर सकते हैं बेटा, इसके आंसर लिख सकते हैं। क्लियर बेटा, ये थे हमारे सारे के सारे कौन से बेटा, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा क्या, एमसीक्यू। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं सवाल। Which of the following situations in India were the result of the First World War? इंडिया में क्या सिचुएशन हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रिजल्ट में? There was widespread anger in villages due to the forced recruitment, हाँ ये तो था। कस्टम ड्यूटीज वर इंक्रीज, बिल्कुल ये भी इंक्रीज कर दी गई थी। इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस, हाँ बिल्कुल ये भी कर दिया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव मेंशन सिचुएशन टुक प्लेस रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका, ऑप्शन डी। ये तीनों की तीनों सिचुएशन थी बेटा, फोर्स रिक्रूटमेंट के चक्कर में गांव वाले लोग नाराज थे, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई थी और इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका, ऑप्शन डी। क्लियर, चलिए। एज पर द सेंसस ऑफ 1921 मिलियंस ऑफ पीपल डाइड टू। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब क्रॉप्स फेल हुई थी तो 1921 में कितने मिलियंस ऑफ पीपल मारे गए थे बेटा, किस वजह से मारे गए थे बेटा, तो एपिडेमिक और फेमाइन से मारे गए थे बेटा ना। भुखमरी फैल गई थी, अकाल फैल गया था बेटा, और भुखमरी फैल जाने से, अकाल फैल जाने से क्या हुआ बेटा, लोगों के अंदर मेल न्यूट्रिशन आ गया और बीमारियां ज्यादा फैल गई। तो एपिडेमिक और फेमाइन की वजह से क्या हुआ बेटा, काफी सारे लोग जो है मारे गए। ठीक है, थर्ड क्या है बेटा, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। महात्मा गांधी इंडिया में कब लौटे थे बेटा, जनवरी 1915 में। और कहां से लौटे थे बेटा, साउथ अफ्रीका से आए थे। कहां से आए थे बेटा, ये साउथ अफ्रीका से आए थे। याद रह जाएगी बेटा बात आपको, महात्मा गांधी इंडिया में कहां से लौटे थे बेटा, साउथ अफ्रीका से लौटे थे। क्लियर, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू अबाउट सत्याग्रह? सत्याग्रह के लिए स्टेटमेंट कौन सा सही है? सत्याग्रह इज नॉट ए फिजिकल फोर्स, बिल्कुल सही है, फिजिकल फोर्स नहीं होता। इट इज द वेपन ऑफ द वीक, नहीं कमजोर का वेपन नहीं होता, बल्कि ये तो स्ट्रांग लोगों का हथियार होता है। सत्याग्रही डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन ऑन द एडवर्सरी, ये भी ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन ए एंड सी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा बेटा। सत्याग्रह हम आपको पढ़ा चुके हैं। Which of the following statements true about the Rowlatt Act? Rowlatt Act के लिए स्टेटमेंट कौन सा सही है? It did not give the government power to oppress political activists, नहीं वो तो देता है पावर। It did not allow the detention of political prisoners without trial for 2 years, नहीं बिल्कुल देता है। It allowed the detention of political prisoners without trial for 2 years. It allowed the detention of political prisoners without trial for 2 years. Gandhi ji decided to launch nationwide satyagraha against the Rowlatt Act in 1920। ये वाला राइट आंसर है बेटा से क्या, इट अलाउड द डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, यानी कि रोलेट एक्ट जो है पॉलिटिकल प्रिजनर्स को डिटेन करने का अलाउड करता है बिना किसी ट्रायल के 2 सालों के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। द इनफेमस जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस व्हेन देयर वाज एन एनुअल बैसाखी फेयर। कौन सा फेयर मनाने के लिए रुके हुए थे बेटा पंजाबी जो लोग थे बेटा, बैसाखी। बैसाखी ऐसा माना जाता है कि सिख कम्युनिटी का नया साल माना जाता है बेटा ये। ठीक है, चलिए। व्हाट वाज वन ऑफ द मेन रीजंस बिहाइंड महात्मा गांधी डिसाइडेड टू टेक अप द खिलाफत इशू? खिलाफत इशू का मेन मुद्दा क्यों उठाया था? तो ब्रिंग मोर यूनिटी अमंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स, बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि ट्रीटी ऑफ सेवरे के तहत जो है खलीफा के पोस्ट को खत्म कर दिया गया था। तो महात्मा गांधी को ये लगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट मौका है हिंदूज और मुस्लिम्स को क्या करने का बेटा, यूनाइट करने का। तो इसी वजह से हिंदूज और मुस्लिम्स को यूनाइट करने के लिए महात्मा गांधी ने खिलाफत इशू का मुद्दा उठाया था। इसमें क्रिश्चियंस का कुछ लेना देना नहीं है, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स का कुछ लेना देना नहीं है, और नन ऑफ द अबव भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका, ऑप्शन ए। चलिए, Who is the author of the book हिंद स्वराज? हिंद स्वराज लिखी थी बेटा महात्मा गांधी ने, और इसी किताब के अंदर महात्मा गांधी ने क्या लिखा था बेटा, कि इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स हमारे पर रूल स्टैब्लिश कर पाए, क्योंकि हम लोगों ने कॉपरेट किया था। अगर हम लोग कॉपरेट नहीं करते तो ब्रिटिशर्स कभी भी हमारे ऊपर रूल स्टैब्लिश नहीं कर पाते। इसीलिए महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि पहले हमने कॉपरेट किया था और अब हम कौन सा मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। इसीलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत करी गई थी। याद रह जाएगी बेटा बात। चलिए। At the Congress session at Dash in December 1920, a compromise was worked out, the non-cooperation program was adopted। ये अडॉप्ट किया गया था बेटा कहां पे, नागपुर सेशन में। याद रखना बेटा, नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम का प्रपोजल रखा गया था बेटा कहां पे, कलकत्ता में, लेकिन इसे अडॉप्ट किया गया था कहां पे, नागपुर में। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। दिसंबर 1920 में नागपुर में सेशन हुआ था महाराष्ट्र के अंदर।
Which of the following statements about the effect of the non-cooperation movements are true? The import of foreign cloth halved between 1921 and 22 बिल्कुल सही है. In many places merchants and traders refused to trade in foreign goods or finance foreign trade, ये भी सही है. Production of Indian textile mills and handlooms went up, बिल्कुल सही है. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. सारे के सारे क्या है बेटा? राइट आंसर है. Which of the following statements about the non-cooperation movement in Awadh is false? The non-cooperation movement here was against Talukdas and landlords, ये तो ठीक था. In Awadh the peasants were led by Baba Ramchandra, ये भी सही है. The tenants had no security of tenure. The peasants did not demand the abolition of beggar. peasants ने डिमांड नहीं करी थी एबोल्यूशन ऑफ बेगर की, ये गलत है बेटा. उन्होंने क्या करा था बेटा? डिमांड करी थी कि बेगर वाली प्रथा जो है वो क्या होनी चाहिए बेटा? खत्म होनी चाहिए. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी. The tribal people revolted against the British due to which of the following reasons? Tribal peoples क्यों नाराज हुए थे बेटा? देखिए, the tribal people were prevented from entering the forest to graze their cattle. The tribal people were prevented from collecting fuel wood and fruits, बिल्कुल सही है. The traditional rights of tribal people were denied. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव. क्योंकि उनको जंगलों में नहीं जाने दिया जा रहा था, ना ही वो अपने जानवरों को चरा पा रहे थे, ना ही वो जंगलों से बेटा फ्यूल वुड ले पा रहे थे, और उनको ऐसा लग रहा था कि उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स है वो उनसे छीने गए हैं बेटा. इस वजह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑल ऑफ द अबव. 13 क्या है बेटा? द plantation workers were not permitted to leave the tea gardens without permission as per the Inland Emigration Act of 1859. प्लांटेशन वर्कर्स को परमिशन नहीं थी टी गार्डन्स को छोड़ के जाने के लिए. कौन से एक्ट के तहत? इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859. तो राइट आ जाएगा इसका बेटा 1859. गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन फरवरी 1922, और एग्जैक्ट डेट बताऊं तो 4 फरवरी 1922, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था बेटा? इस दिन हुआ था चौरी चौरा इंसिडेंट. क्या हुआ था बेटा? चौरी चौरा इंसिडेंट. चौरी चौरा एक गांव का नाम है बेटा, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ये यूपी स्टेट के अंदर. ठीक है. डैश एंड डैश फॉर्म द स्वराज पार्टी. स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किसने किया था? सी आर दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने किया था बेटा. ठीक है. स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था. क्लियर है बेटा? सीआर पार्टी का फॉर्मेशन स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किसने किया था बेटा? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू. साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया. साइमन कमीशन इंडिया में आया था 1928, और तभी हमने नारा कौन सा दिया था? गो बैक साइमन. क्या नारा दिया था बेटा? गो बैक साइमन. साइमन वापस चले जाओ. साइमन कमीशन. ठीक है. अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस फॉर्मुलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया इन जनवरी 1930. कब की बात हुई थी ये? 26 जनवरी 1900. हाँ, क्या था? अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस फॉर्मुला डिमांड पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया इन. अच्छा, ये लाहौर का सेशन कब हुआ था? ये हुआ था दिसंबर 1929 में. कब हुआ था बेटा? ये दिसंबर 1929 में. और इसमें कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के जरिए कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम क्या मनाएंगे? फुल इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे. ठीक है बेटा. तो कब हुआ था लाहौर का सेशन बेटा? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में दिसंबर 1929 में. महात्मा गांधी स्टार्टेड इज फेमस सॉल्ट मार्च फ्रॉम हिज आश्रम इन साबरमती दांडी कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ, कितनी डिस्टेंस थी? अभी बताई थी बेटा 240 माइल्स. कितनी डिस्टेंस है बेटा? 240 माइल्स. और कब पहुंचे थे दांडी बेटा? ये 6 अप्रैल 1930 में पहुंचे थे. कब पहुंचे थे? 6 अप्रैल 1930. और शुरुआत कब हुई थी बेटा? 12 मार्च को. 12 मार्च 1930 में. महात्मा गांधी रीच्ड दांडी ऑन डैश. अभी बताया है जस्ट 6 अप्रैल 1930 में पहुंचे थे. सिंपल है. गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड इन. गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था? तो हुआ था बेटा 5 मार्च 1931 को. गांधी और इरविन के बीच में, यानी कि वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के बीच में पैक्ट, एक समझौता साइन हुआ था बेटा 5 मार्च 1931 को. क्लियर है बेटा? तो ये थे आज के हमारे नेशनलिज्म इंडिया के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. नेक्स्ट जो क्लास है बेटा उसमें हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे पॉलिटी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है बेटा क्या? फेडरलिज्म. उसको हम समझने की कोशिश करेंगे. 2 लेक्चर लगेंगे बेटा उसमें, और वो 2 लेक्चर्स में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. सिंपल चैप्टर है फेडरलिज्म. आपको भी पढ़ने में मजा आएगा और मुझे भी पढ़ने में मजा आएगा. आपको नोट्स बनाते हुए चलना है और साथ के साथ कनेक्टेड रहना है. कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं. जल्दी ही मिलूंगा बेटा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए आपको क्या करना है बेटा? पढ़ते रहना है और मस्त रहना है और वीडियो को ऐसे देखते रहना है. जल्दी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए थैंक यू. बाय बाय.